अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है, बेड साइड टेक्निक से 6th एडिशन है मेरे पास लेटेस्ट, और साथ में ही हम मैकलियोड को भी देखते जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में याद रखिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन में 4 चीज़ें आ जाती हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। ठीक है, ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो एग्जामिनेशन हमें दोनों करनी होती है, फ्रंट से भी करनी है और चेस्ट की बैक से भी करनी है। ठीक है, तो पहले हम सारी एग्जामिनेशन फ्रंट पे करेंगे या फिर बैक पे करेंगे, और फिर पेशेंट की पोजीशन को चेंज करके अदर साइड चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, और कंपेयर करना होता है चेस्ट वॉल की दोनों साइड्स को, हमने एग्जामिनेशन में कंपेयर करना होता है, राइट को लेफ़्ट से, लेफ़्ट को राइट से। ठीक है, कंपेयर करते जाते हैं। तो पहले हमने जो है ना फ्रंट या बैक से एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना है, और फिर जो है हम पेशेंट की साइड को चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन को, ताकि दूसरी साइड को एग्जामिन किया जा सके। ठीक है, तो ऑलवेज कंपेयर बोथ साइड ऑफ द चेस्ट विथ ईच अदर। तो सबसे पहले तो आता है जनरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फ्रॉम एंड ऑफ द बेड हमने पेशेंट का डिमेनर जो है वो देखना है कि हाउ इजीली पेशेंट हमसे कन्वर्स कर रहा है, उसको खांसी है क्या, और उसका पोस्चर कैसा है, वो बैठा हुआ है, सिटिंग फॉरवर्ड है, ब्रेसिंग आर्म्स हैं। तो ये इनिशियल क्लूज़ होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, ठीक है, या क्रोनिक लंग डिजीज़ के। तो सबसे पहले ये जनरल ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, तो हमने देखना है कि पेशेंट जो है वो हिस्ट्री लेते वक्त जो हम जो है ना ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं वो भी वैल्यूएबल है। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट ने हमसे किस तरह से बात की, क्या उन्होंने उसके दौरान उसको कफ हुई, यानी उनको बार बार कफ हुई थी रेपिटेडली। ठीक है, अच्छा, पेशेंट को एग्जामिन करना जो है ना वो ज़्यादा ईजीएस्ट होता है कि वो रिक्लाइनिंग पोजीशन पर बेड पे रिक्लाइन कर रहा हो, या फिर एग्जामिनेशन काउच पे 45 डिग्री पर अगर होगा, जिसमें उसका थोरैक्स एक्सपोज्ड होगा और हेड जो है सपोर्ट हुआ होगा पिलो के साथ। ठीक है, हमने एग्जामिनेशन इस पोजीशन में करनी है, रिक्लाइनिंग, जिसमें वो काउच पे 45 डिग्री पर होगा। ठीक है, इस पिलो पे हेड होगा उसका। ठीक हो गया, तो उस पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है पोजीशन ऑफ द पेशेंट। इस पैराग्राफ में इसने यही कहा है कि चेस्ट को आपने फुली जो है देखें एक्सपोज करना है। ये देखें, इस फिगर को देखते जाएं, फुली आपने चेस्ट को एक्सपोज करना है, बेयरिंग द चेस्ट। ठीक है, चेस्ट जो है वो बेयर होगी और एब्डोमेन भी बेयर हो अप टू द अम्बिलाइकस। अब फ्रंट से एग्जामिनेशन और साइड ऑफ द चेस्ट की एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को सुपाइन लेटाना होता है, उसकी आर्म्स थोड़ी देखें एबडक्टेड होनी चाहिए। ठीक हो गया। बैक की एग्जामिनेशन के लिए हम पेशेंट को फिर बिठाएंगे, इस तरह से बिठा के उसकी जो आर्म्स है ना उसको आगे की तरफ करेंगे, फ्रंट क्रॉसिंग करें, चेस्ट पर अपनी आर्म्स को क्रॉस करके रखें, और हर एक हाथ जो है इस तरह ऑपोजिट शोल्डर पर होना चाहिए। तो फिर हम बैक की एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक हो गया, मैंने आपको बताया पहले फ्रंट की करें या पहले बैक की, एंड देन वाइस वर्सा, और फिर दोनों साइड्स को हमने इनको आपस में कंपेयर भी करना होता है। अच्छा, एक बात याद रखें, फीमेल जो पेशेंट है उनको हम एक्सपोज नहीं करेंगे एक्सेप्ट जब नेसेसरी हो, और फिर जो है वो भी सिर्फ जो है फीमेल डॉक्टर या फिर फीमेल स्टूडेंट जो है एडिक्वेट प्राइवेसी के साथ ही एक्सपोज करेगी। ठीक है, देन यहाँ पर ये फिगर में दिखाई गई ये पोजीशन। तो ये फिगर देखिए, अब इंस्पेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन जो है ना, इंस्पेक्शन हमने यूँ पेशेंट लेटा हुआ है और फुट एंड से करनी है, और बैक की हम जो है इंस्पेक्शन पीछे से करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर पेशेंट को हमने साइड से एग्जामिन किया, इंस्पेक्शन किया या ओब्लिकली किया, तो स्मॉल एसिमेट्रीज हमसे मिस हो सकती हैं, इसलिए हम फुट एंड से करते हैं। तो अब यहाँ पे इंस्पेक्शन में हमने फॉलोइंग फीचर्स जो हैं वो नोट करने हैं। ये 6 चीज़ें हमने नोट करनी है: रेस्पिरेटरी रेट, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, शेप चेस्ट की, कोई डिफॉर्मिटी, प्रोमिनेंट वेन्स, पल्सेशंस, स्कार, और चेस्ट की मूवमेंट्स। ठीक है, ठीक है, ये 6 चीज़ें अच्छी तरह से इंस्पेक्शन के फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि आपने इंस्पेक्शन में रेस्पिरेटरी रेट देखना है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसी है, शेप ऑफ द चेस्ट, कोई डिफॉर्मिटी, प्रोमिनेंट वेन्स, पल्सेशन, स्कार, या फिर चेस्ट की मूवमेंट्स भी देखनी है। इनको सबको मैं एलेबोरेट करूँगी। सबसे पहले देखें रेस्पिरेटरी रेट। जब आप फुट एंड पे खड़े होंगे ना, तो आपने उसकी चेस्ट की जो मूवमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है। पेशेंट की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आप उसकी पल्स को जो है वो भी फील कर सकते हो वहाँ जाके, जब आप उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर रहे हो। ठीक है, नोट करें 14 से 16 पर मिनट जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है टैकिपनिया है, यानी फास्ट रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, 14 to 16 नॉर्मल है।
अब दूसरा कंपोनेंट मैंने कहा कि आपने उसी वक्त टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी देखनी है। देखिए नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं ना वो अपने थोरेसिक मसल्स को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करती हैं। कौन से मसल? फीमेल्स अपने थोरेसिक मसल को यूज़ करती हैं, मेल्स डायाफ्राम को यूज़ कर रहा होता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है फीमेल्स में कैसी हुई? थोरेको एब्डोमिनल, वो थोरेसिक मसल यूज़ कर रही हैं, और मेल्स में एब्डोमिनोथोरेसिक रेस्पिरेशन हो गई। ठीक है, मेल्स में एब्डोमिनोथोरेसिक है, तो बेबीज़ में भी एब्डोमिनोथोरेसिक होती है। अब ये पैटर्न जो है नॉर्मल है, अच्छी तरह रट लें कि मेल्स और बेबीज़ में एब्डोमिनोथोरेसिक है, फीमेल्स में थोरेको एब्डोमिनल। लेकिन ये पैटर्न चेंज हो जाएगा अगर किसी पेशेंट आपके पास आया है, पेशेंट को पेरिटोनियल इरिटेशन है या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उनकी रेस्पिरेशन थोरेसिक हो जाएगी, एक्सक्लूसिवली थोरेसिक, क्योंकि एब्डोमेन में प्रेशर ज़्यादा है या पेरिटोनियल इरिटेशन है तो वो थोरेसिक रह जाएगी सिर्फ। या फिर अगर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस का पेशेंट आता है आपके पास, प्लूरल पेन का पेशेंट या फिर आया है, या इंटरकोस्टल पैरालिसिस यानी थोरेक्स वाले मसले हैं, प्लूरल पेन, इंटरकोस्टल पैरालिसिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, तो उनकी एब्डोमिनल हो जाती है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपने देखना है, थोरेको एब्डोमिनल, एब्डोमिनोथोरेसिक है। इसके अलावा भी टाइप्स हैं जैसे एसिडोटिक ब्रीदिंग। एसिडोटिक ब्रीदिंग यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए ना, जैसे रीनल फेलियर में चला जाए या कीटो एसिडोसिस में, तो उनकी ब्रीदिंग रैपिड और डीप हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी वो सांस ले रहे हैं लेकिन गहरे गहरे सांस ले रहे हैं। रीनल फेलियर या कीटो एसिडोसिस में जल्दी जल्दी गहरे गहरे सांस, तो उसको कहते हैं कुस्मोल्स ब्रीदिंग, यानी एसिडोटिक ब्रीदिंग या कुस्मोल ब्रीदिंग। ठीक है, ये भी एक टाइप है रेस्पिरेशन की। एक और टाइप है रेस्पिरेशन की, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बहुत सारा पीरियड गुजरे वेंटिलेशन का और उसके बाद अल्टरनेट करे विथ कंप्लीट एपनिया, यानी पीरियड ऑफ वेंटिलेशन गुजरा, उसके बाद बिल्कुल कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग हो गई, एपनिया हो गया, तो उसको कहते हैं चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग। ये एक्चुअली ना जब रेस्पिरेटरी सेंटर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड को वो सेंस नहीं करता, तो उसकी वजह से ये चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होती है। रेस्पिरेटरी सेंटर महसूस नहीं कर पा रहा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को, तो उससे होगा क्या, ओवर वेंटिलेशन करेगा पेशेंट, तो उससे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का फाल हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एपनिया हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा हमने कहा ना पीरियड ऑफ ओवर वेंटिलेशन, बहुत सारी वेंटिलेशन की, उससे कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल गई, तो फिर होगा क्या, एपनिया हो जाएगा, कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो पीरियड ऑफ ओवर वेंटिलेशन विथ कंप्लीट एपनिया, वो कहलाता है चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग। ठीक है, और ये होता इसलिए कि रेस्पिरेटरी सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस नहीं कर पा रहा, हाइपर वेंटिलेशन करता जा रहा है पेशेंट, सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, फिर एपनिया हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमा हो जाएगी। अब एपनिया हो गया ना बिल्कुल, तो ऑब्वियसली अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, अब अंदर जमा हो जाएगी, तो उससे फिर स्टिमुलेट होगा रेस्पिरेटरी सेंटर और फिर ओवर वेंटिलेशन होगी, फिर बहुत सारी ओवर वेंटिलेशन करेगा, फिर सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और एपनिया हो जाएगा। अब एपनिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगी, फिर ओवर वेंटिलेशन, इस तरह साइकिल चलता है, इसको कहते हैं चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये क्यों होता है इस तरह, क्यों सेंसिटिविटी कम हो गई है रेस्पिरेटरी सेंटर की, कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस नहीं कर रहा, ओवर वेंटिलेशन हो रही है, फिर एपनिया हो रहा है, क्यों? उसकी 4 वजूहात रट लें। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्योंकि ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो उसकी वजह से फिर सेंटर इफेक्ट्स होंगे रेस्पिरेटरी के और चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज़ हो तो उससे ब्रेन डैमेज होगा और सेंटर्स भी डैमेज होंगे। ठीक है, तो चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी। ब्रेन स्टेम की लेशंस में ऑब्वियसली ब्रेन ब्रीदिंग का सेंटर डैमेज होगा और चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी। एंड नारकोटिक ओवरडोज की वजह से नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव डिप्रेस हो सकती है और चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी। ठीक है, तो ये 4 कॉजेज़ हैं चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग के, जो अच्छी तरह से आपने याद रखना है। तो हमने रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखा, उसके बाद जो हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि क्या पेशेंट को चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग है, क्या एसिडोटिक ब्रीदिंग है, एसिडोटिक, ठीक है, रैपिडली और डीप ब्रीथ तो नहीं कर रहा, थोरेको एब्डोमिनल है, एब्डोमिनोथोरेसिक है। ठीक है, तो टाइप्स देख ली। अब हम देखते हैं शेप ऑफ द चेस्ट। अच्छा, शेप ऑफ द चेस्ट होती है ना, जो नॉर्मल शेप है वो एलिप्टिकल होती है। ठीक है, एलिप्टिकल आपने याद रखना है, नॉर्मल इंसान की चेस्ट की शेप है एलिप्टिकल।
यानी उनकी चेस्ट अगर हम ऊपर से देखें किसी इंसान को, ठीक है, ये अगर इंसान है उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये उसका सर है लेकिन ये उसकी चेस्ट है, तो उसका जो एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर होता है टू द ट्रांसवर्स डायामीटर, एंटीरो पोस्टीरियर 5 होता है, ट्रांसवर्स डायामीटर 7 होता है, ठीक है, नॉर्मली, और ये एलिप्टिकल शेप होती है, ठीक है। अब एक टाइप है बैरल शेप्ड चेस्ट, एक पैथोलॉजी है बैरल शेप्ड। इसमें क्या होता है, ये एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर और ट्रांसवर्स डायामीटर बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, एक जितने हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, ट्रांसवर्स भी उतना ही है जितना एंटीरो पोस्टीरियर। तो ये एम्फाइसीमा में होता है, याद रखना है अपने, क्योंकि ना ये तब होता है जब डिजीज़ प्रोसेस जो ना 30 साल की उम्र से पहले अगर हो, तो उसमें एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर भी इंक्रीज़ होता है, काइफोसिस में भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एक एडिशनल पॉइंट है कि एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर काइफोसिस में भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये बैरल शेप्ड चेस्ट कहलाता है एम्फाइसीमा में, जिसमें दोनों डायमीटर इक्वल हो जाते हैं। तो हमने जो है सबसे पहले रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखा, फिर हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन सी है, शेप देखी अब चेस्ट की। अब हम चलते हैं डिफॉर्मिटी की तरफ, शेप कैसी है, ठीक है, उसके बाद अब डिफॉर्मिटी कौन सी है। शेप हमने अलग देखा कि एलिप्टिकल है और डायमीटर एंटीरो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स का कितना रेशियो बन रहा है, एम्फाइसीमा तो नहीं है, बैरल तो नहीं है। अब डिफॉर्मिटी एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है। डिफॉर्मिटी में आता है सबसे पहला पेक्टस कैरिनेटम। अच्छा, पेक्टस कैरिनेटम से आप ये वाला फिगर देखें, इसमें मैंने आपको बताया काइफोसिस पे भी एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये काइफोस स्कोलियोसिस है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पेक्टस कैरिनेटम, तो ये वाला फिगर देखें, इसमें पेक्टस कैरिनेटम दिखाया गया है इसमें, ठीक है, और ये इसमें हैरिसन सल्कस है, ये है पेक्टस एक्सकेवेटम, ठीक है। तो अब हम डिफॉर्मिटी डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखना है सबसे पहले पेक्टस कैरिनेटम, इसको हम कहते हैं पिजन चेस्ट, ठीक है, पिजन चेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टर्नम की प्रोमिनेंस हो जाती है, यहाँ पर भी फिगर बना हुआ है, यूँ स्टर्नम बाहर निकल आती है, देखिए स्टर्नम की प्रोमिनेंस होती है और कोस्टल कार्टिलेजेस की। तो ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ अगर चाइल्डहुड में हो उसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है पेक्टस कैरिनेटम। सी से कैरिनेटम है, सी से चाइल्डहुड है, आपने चाइल्डहुड में याद रखना है कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हुई थी। इसके अलावा ये रिकेट्स की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, ठीक है, रिकेट्स में भी इस तरह कैरिनेटम होगा। दूसरी ये टाइप है पेक्टस एक्सकेवेटम। एक्सकेवेटम यानी इसको फनल चेस्ट भी कहा जाता है, ये डेवलपमेंटल एनॉमली है, डेवलपमेंटल है। इसमें ना लोअर एंड ऑफ स्टर्नम पे देखिए लोकलाइज एक नीचे डिप्रेशन आ गया है, कभी कभार पूरा स्टर्नम भी डिप्रेस हो सकता है। इसकी सीवियर फॉर्म कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन के साथ भी इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन के साथ भी इंटरफेरेंस हो सकती है। पेक्टस एक्सकेवेटम में है ये डेवलपमेंटल एनॉमली, डिप्रेशन हो गया लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम पे, यहाँ पर भी फिगर बना हुआ है पेक्टस एक्सकेवेटम। अब यहाँ पर कैरिनेटम में मैंने आपको ये दिखाया हैरिसन सल्कस। ये देखिए हैरिसन सल्कस एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रूव होता है क्योंकि जो रिब्स है ना अंदर की तरफ इन ड्रॉ हो गई हैं, जब जहाँ पर डायाफ्राम अटैच होता है तो अंदर की तरफ खींच गई हैं, रिब्स इन ड्रॉ हो गई हैं। ये क्यों होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन अर्ली चाइल्डहुड। मैंने बताया ना अर्ली चाइल्डहुड में डिजीज़ होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़, उसकी वजह से ये पेक्टस कैरिनेटम होता है। तो उसमें स्ट्रॉन्गली डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो है ना अंदर चला गया है रिब्स, तो उसकी वजह से सल्कस बना है, उसको कहते हैं हम हैरिसन सल्कस, ठीक है। हैरिसन सल्कस क्या है, रिब्स अंदर चली गई हैं डायाफ्राम की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि चाइल्डहुड में रेस्पिरेटरी डिजीज़ हुई है, ठीक है। इसके अलावा है थोरेसिक काइफोस्कोलियोसिस, ये फिगर है थोरेसिक काइफोस्कोलियोसिस का, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि बैकवर्ड जो कर्व है ना स्पाइन का वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए 4.6 में काइफोस्कोलियोसिस, बैकवर्ड कर्व स्पाइन का ज़्यादा हो गया, पीछे की तरफ स्पाइन का कर्व ज़्यादा हो गया है। तो अगर पीछे की तरफ स्पाइन का कर्व ज़्यादा हो उसको कहेंगे काइफोसिस, अगर लेटरली कर्व ज़्यादा हो स्पाइन का तो उसको कहेंगे स्कोलियोसिस। तो बैकवर्ड एंड लेटरल दोनों हो तो हम कहेंगे काइफोस्कोलियोसिस, कॉम्बिनेशन दोनों का। इन द माइनर फॉर्म आर कॉमन डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, माइनर फॉर्म में ये कॉमन डिफॉर्मिटीज़ हैं। सिवियर फॉर्म में ये ट्रैकिया को और एपेक्स बीट को भी शिफ्ट कर सकती हैं और रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक फेलियर करवा सकती हैं, ठीक है। ट्रैकिया और एपेक्स बीट भी इसमें फिर डिस्प्लेस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी कार्डियक फेलियर भी हो सकता है सिवियर फॉर्म में, वरना माइनर फॉर्म में ये कॉमन डिफॉर्मिटीज़ हैं। इसके अलावा चेस्ट की डिफॉर्मिटीज़ में हमने पेक्टस एक्सकेवेटम, कैरिनेटम, काइफोस्कोलियोसिस देखा। अब देख लेते हैं लोकल बल्ज ऑफ द चेस्ट वॉल।
ठीक है, यहाँ पर फिगर देखें तो लोकल बल्ज ऑफ द चेस्ट वॉल, कोई भी बल्ज हो सकता है चेस्ट वॉल पे, तो ये या तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है चेस्ट वॉल पे अगर बल्ज मिल रहा है, प्लूरल इफ्यूजन, या तो ये न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, या फिर ये फ्रैक्चर और मेल यूनियन हो सकता है रिब्स का। ठीक है, रिब्स का फ्रैक्चर और मेल यूनियन की वजह से ये बल्ज हुआ है, या न्यूमोथोरेक्स या प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा है लोकल फ्लैटनिंग, या फिर यूँ रीट्रैक्शन हो जाए अगर चेस्ट वॉल की, फ्लैट हो जाए या अंदर की तरफ रीट्रैक्ट अगर हो जाए चेस्ट वॉल, तो उसमें या तो अंदर फाइब्रोसिस हुई है लंग की, कोलैप्स हुआ है लंग का, या फिर न्यूमोनेक्टमी हुई है, लंग रिमूव हुआ है। ठीक है, लंग का कोलैप्स हुआ है, न्यूमोनेक्टमी या फाइब्रोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी डिफॉर्मिटीज़ कर ली चेस्ट वॉल की। अब अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। तो हमने शुरू से देख लें कौन से कंपोनेंट डिस्कस किए इंस्पेक्शन में, रेस्पिरेटरी रेट, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, शेप ऑफ द चेस्ट देखा, और उसके बाद ये सारी हमने डिफॉर्मिटीज़ देखी। अब अगला कंपोनेंट है प्रोमिनेंट वेन्स, पल्सेशंस या फिर स्कार। ठीक है, प्रोमिनेंट वेन्स, पल्सेशंस या स्कार। तो देखिए प्रोमिनेंट वेन्स जो है वो हमें सुपीरियर वीना कैवा के ऑब्स्ट्रक्शन में मिलती हैं। ठीक है, चेस्ट पे हमें वेन्स भी मिलेंगी सुपीरियर वीना कैवा के ऑब्स्ट्रक्शन में, और जो उसमें डायरेक्शन होगी ना ब्लड फ्लो की, वो अबव डाउनवर्ड होगी, ऊपर से नीचे की तरफ उसमें से ब्लड जा रहा होगा, अबव डाउनवर्ड। ठीक है, फ्रंट पे हमें एपेक्स बीट भी विजिबल हो सकती है। हम तीनों चीज़ें कलेक्टिवली देख लें ना, कोई ना वेन्स, कोई पल्सेशन या स्कार, तो पल्सेशन में हमें एपेक्स बीट नज़र आ सकती है। बैक साइड पे हमें पल्सेशंस नज़र आ सकती है इंटरस्कैपुलर रीजन पे, अगर किसी को क्वार्क्टेशन ऑफ आयोर्टा है तो दोनों स्केपुला के बीच में हमें पल्सेशन नज़र आएंगी, क्वार्क्टेशन ऑफ आयोर्टा के आगे हमें एपेक्स बीट नज़र आ सकती है। इसके अलावा सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन में हमें वेन्स नज़र आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को हमने ना सामने की तरफ बेंड करना होता है फॉरवर्ड, ताकि हम क्वार्क्टेशन ऑफ आयोर्टा की पल्सेशन को सही से देखें, जो दोनों स्केपुला के दरमियान है ना, तो हम कहेंगे थोड़ा सा आगे बेंड हो। इसके अलावा स्कार की मैं बात करूँ, स्कार हमेशा ट्रॉमा या सर्जरी को इंडिकेट करता है। प्लूरल ड्रेन का स्कार या बायोप्सी का छोटा सा स्कार होगा एक्जिला में, या पीछे पोस्टीरियरली होगा स्कार, ठीक है, या फिर एक्जिला में होगा। अगर सामने ट्रेकिया के पास स्कार है तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस ट्रेकियोस्टमी का हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए पल्सेशन, स्कार्स एंड वेन्स, प्रोमिनेंट वेन्स। अब आता है अगला कंपोनेंट, मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट। मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट देखें, हमने दोनों साइड ऑफ द चेस्ट की मूवमेंट्स को कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज़ हमें मिल सकती हैं। अगर आपको मूवमेंट्स कम मिल रही हैं किसी भी चेस्ट के हिस्से पे, आपने देखें ये चेस्ट को एग्जामिन किया, सपोज़ ये फिगर इसको देखते जाएं, तो अगर आपको यहाँ पर मूवमेंट कम मिल रही है, जब पेशेंट यूँ सांस ले रहा है, अंदर इनवर्ड आउटवर्ड हो रही है चेस्ट, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कम हो रही है, कम का मतलब है या तो प्लूरल इफ्यूजन है, न्यूमोथोरेक्स है, कंसोलिडेशन हो गई है, कोलैप्स हुआ है, या फाइब्रोसिस हुई है। ठीक है, इफ्यूजन फ्लूइड है या न्यूमोथोरेक्स हुआ है, कंसोलिडेशन, कोलैप्स, फाइब्रोसिस। दूसरा है, ये था रिड्यूस्ड मूवमेंट। अगर आपको एबनॉर्मल मूवमेंट्स मिल रही हैं, एबनॉर्मल में देखिए मोस्ट ऑफ द एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो होती हैं ना, वो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन में होती हैं। जैसे अगर किसी को एम्फाइसीमा है, सीवियर ब्रोंकियल एस्थमा, मेजर एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक लैरिंक्स की या ट्रैकिया की, तो उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन में। तो पहले देख लेते हैं मूवमेंट ड्यू टू एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल। इसमें कह रहा है कि ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल, जैसे जो स्टर्नोमेस्टोइड हैं, स्केलिनी, ट्रेपेजाई, तो ये एक्स्ट्रा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो थोरेसिक केज है ना, वो इंस्पायरेशन की वजह से ऊपर मूव करता है। ठीक है, अपवर्ड मूव करता है इंस्पायरेशन के दौरान। तो नॉर्मली हम जब एक्सपायरेशन करते हैं, हमारी एक्सपायरेशन तो पैसिव एक्ट होती है। अगर किसी को सिवियर किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में, एयरवे ही आगे ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो उसकी एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस बन जाएगी। कैसे? अब उसके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं और लेटिसिमस डोर्साई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है, अगर किसी को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, पेशेंट जो है बैठा हुआ होगा और अपने आप को उसने आर्म्स की मदद से सपोर्ट किया होगा, तो इस तरह से कि उसका शोल्डर गर्डल फिक्स हुआ होगा, तो लेटिसिमस डोर्साई अपने यूज़ कर रहा होगा टू इंक्रीज़ द एक्सपायरेटरी एफर्ट। ठीक है, अपने यूँ हाथ जो है साइड पे रखे होंगे उसने पीछे की तरफ, ट्राइपॉड की तरह पोजीशन, इसको कहते हैं ट्राइपॉड पोजीशन, और शोल्डर गर्डल को फिक्स करके लेटिसिमस डोर्साई को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहा है ताकि एक्सपायरेशन कर सके। तो पेशेंट ने अपने लिप्स को भी पर्स किया होगा,
ठीक है, पर्सिंग ऑफ लिप्स, ताकि इंट्रा ब्रोंकियल प्रेशर मेंटेन हो अबव दैट ऑफ द सराउंडिंग एल्वियोला, ताकि उसके ब्रोंकिया जो है ना, जब वो एक्सपायर करे तो उसके ब्रोंका यूँ कोलैप्स ना हो जाए। तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसने पर्सिंग ऑफ लिप्स की होगी, ताकि अंदर इंट्रा ब्रोंकियल प्रेशर मेंटेन रहे, तभी जो है हमें पर्सिंग ऑफ लिप्स मिलती है COPD वगैरह में। ठीक है, जब जहाँ पे एक्सपायरेशन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक हो गया। तो ये हमने सबसे पहले देखी मूवमेंट ड्यू टू एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स। अब देखते हैं इनवर्ड मूवमेंट्स। देखिए अंदर की तरफ भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं। एक तो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में, सुप्रा स्टर्नल नॉच, इंटरकोस्टल जो स्पेसेस हैं उनके अंदर भी इनवर्ड मूवमेंट मिलती है, और एपीगैस्ट्रियम में भी हमें मिलती है इनवर्ड मूवमेंट, या फिर हम जिसको इनड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि इनड्रॉइंग हमें कहाँ मिल सकती है, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, सुप्रा स्टर्नल नॉच, इंटरकोस्टल स्पेस एंड एपीगैस्ट्रियम। तीसरी जो है वो है पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। देखिए अगर डबल फ्रैक्चर हुआ है रिब्स का या स्टर्नम का फ्रैक्चर हुआ है ना, तो पार्ट ऑफ द चेस्ट इनवर्ड मूव कर रहा होगा इंस्पायरेशन के दौरान, यानी ये पेशेंट की चेस्ट अंदर मूव कर रही होगी इंस्पायरेशन के दौरान, अगर जो है उसका डबल फ्रैक्चर हुआ है या स्टर्नम का फ्रैक्चर हुआ है। इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स। ठीक हो गया। तो ये सारी थी एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट में हमने पहले रिड्यूस मूवमेंट देखी, जो फ्लूइड इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स कंसोलिडेशन, कोलैप्स और फाइब्रोसिस की वजह से होती हैं। फिर एबनॉर्मल हमने मूवमेंट्स देखी जिसमें एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स वाली मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट्स यानी इनड्रॉइंग जो होती है, और पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स देखी। तो यहाँ पर हमने इंस्पेक्शन कंप्लीट किया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंस्पेक्शन से रिलेटेड याद रखें कि जब भी आप पेशेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो जब आपने शेप चेस्ट की और मूवमेंट देखी, तो उसमें अगर COPD होगा ना, COPD में हाइपर इन्फ्लेशन होती है क्योंकि, तो शेप की चेस्ट और मूवमेंट अफेक्ट होंगी। उसमें आपको कैसी मिलेगी कि ना एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग होगी, COPD वाले की एक्सपायरेशन लॉन्गर होगी बनिस्बत इंस्पायरेशन के। और लिप्स मैंने आपको बताया पर्सिंग मिलेगी, पर्सिंग ऑफ लिप्स, और इंटरकोस्टल स्पेसेस अंदर की तरफ चली जाएंगी, इनड्रॉ होंगी। ठीक है, और अपने एक्सेसरी मसल्स को भी यूज़ कर रहा होगा, जो यहाँ पे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड से स्टर्नम को लिफ्ट करेगा, ट्रेपेजियस और स्केलियंस शोल्डर गर्डल को लिफ्ट करेंगे, और पेक्टोरलिस मेजर से वो अपने आर्म्स को ब्रेस कर रहा होगा ताकि रिब्स को जो है आउटवर्ड वो पुल करे। ठीक है, तो ये COPD में इस तरह मिलता है। इसी तरह अगर चेस्ट डिफॉर्मिटी है, जो मैंने आपको सारी दिखाई, पेक्टस एक्सकेवेटम और कैरिनेटम एक्वायर्ड है, कंजेनिटल जो है ना वो एक्सकेवेटम है, पेक्टस एक्सकेवेटम जो है ये कंजेनिटल होती है, कनकेव चेस्ट, और ये जो कैरिनेटम है ये एक्वायर्ड होती है, पिजन चेस्ट। ठीक है, सिवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन अगर अर्ली चाइल्डहुड में हो, और स्कोलियोसिस, स्कार्ड या श्रंकन लंग की वजह से एसिमेट्री मिल सकती है, पोस्ट TB लंग अगर श्रंक हो गया है, प्रीवियस सर्जरी अगर हुई है, लोबेक्टमी या न्यूमेनेक्टमी। रेस्पिरेटरी रेट मैंने आपको बताया नॉर्मली 12 to 15 ब्रेथ पर मिनट है, लेकिन एंशियस में आप याद रखें कि 15 to 20 होगा। ठीक है, 12 to 15 आपने ब्रेथ पर मिनट नॉर्मल याद रखना है, 15 से 20 एंजाइटी में, 20 से अगर ऊपर है तो वो एबनॉर्मल है। ठीक है, चेन स्टॉक ब्रीदिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में, जिसमें अल्टरनेटिंग पीरियड होते हैं डीप एंड शैलो ब्रीदिंग के। तो हेल्दी एडल्ट्स भी, हम जैसे भी अगर एल्टीट्यूड पे चले जाएं, एल्डरली में भी ये होती है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी चेन स्टॉक ब्रीदिंग होगी, या फिर मरने के फाइनल स्टेजेस के दौरान। ये एक्चुअली कैरोटिड कीमोरिसेप्टर्स एबनॉर्मल फीडबैक भेज रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को, उसकी वजह से होता है, और बाकी कॉजेज़ हमने यहाँ टेबल में भी देखे। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनेशन में जब हम जनरल ओवरव्यू कर रहे थे ना, तो उसमें अपने इक्विपमेंट और थेरेपीज़ भी ज़रूर नोट करनी होती हैं। नेबुलाइज़र तो नहीं लगा हुआ पेशेंट को, इन्हेलर, तो उसका मतलब है उसको COPD हो सकता है, ऑक्सीजन थेरेपी, साइनोसिस के लिए भी देखना होता है। ठीक है, स्पूटम पॉट भी देखना है, उसका कलर, विस्कोसिटी, ब्लड तो नहीं है, फाउल स्मेल तो नहीं है, उसको स्कार सर्जिकल कोई नहीं है, थोरेकोटोमी का, प्लूरल बायोप्सी का, चेस्ट ड्रेन। ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी रेट हमने खामोशी से काउंट करना है, 15 सेकंड सिर्फ आप काउंट करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर पेशेंट देखा ध्यान जा रहा है तो फिर आप उसका रेडियल पल्स चेक कर लो साथ में। स्किन भी आपने देखनी है। अभी देखें, वैसे तो इंस्पेक्शन में यही चीज़ें आती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ये करते हैं, लेकिन आपको अगर रेलेवेंट का कहा जाए तो उसमें आपने ये चीज़ें भी देखनी है। स्किन की एबनॉर्मलिटीज़ में आप सबकुटेनियस मेटास्टेसिस देखते हो। ठीक है, जो लंग ट्यूमर्स में हमें मिलती है।
ठीक है। लंग ट्यूमर ना सबकुटेनियसली मेटास्टेसाइज करता है, तो वो भी आपने स्किन में देखना है कहीं मेटास्टेसिस तो नहीं हुई। और एरिथेमा नोडोजम जो कि सार्कोइडोसिस को इंडिकेट करता है, लेग्स पे मिल सकता है। इसके अलावा आप रेलेवेंट में एसिमेट्रिकल लेग स्वेलिंग अगर मिल रही है तो वो थ्रोम्बोसिस को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है। अब रेलेवेंट में हैंड्स एंड आर्म्स में आपने क्या देखना है, एडल्ट अगर है तो उसको लंग कैंसर या पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से फिंगर क्लबिंग हो सकती है। क्लबिंग आप देखोगे, जो ये टर्मिनल जो फेलिंग्स होता है ना, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो उससे ये नेल कर्वेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है और नेल बेड बढ़ जाता है। ठीक है। बॉगी फ्लक्चुएशन हमें मिलती है पाल्पेशन पे, इसको कहते हैं क्लबिंग। ये लंग कैंसर और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में मिलती है। यंगर पेशेंट अगर है तो उसको क्रोनिक सुपरेटिव लंग डिजीज़ होगी, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से क्लबिंग मिलेगी। और इसके अलावा हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ओस्टियोआर्थ्रोपैथी, यानी कुछ लंग कैंसर्स में क्लबिंग जो है वो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स के साथ एंड सब पेरियोस्टल न्यू बोन फॉर्मेशन ऑन एक्सरेज के साथ अगर मिले, एक्सरे पे न्यू बोन फॉर्मेशन मिल रही है या रिस्ट और एंकल पे स्वेलिंग है पेनफुल किस्म की और क्लबिंग भी है, तो उसको कहते हैं हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ओस्टियोआर्थ्रोपैथी। ठीक है। बाकी हमें जो हैंड पे साइंस मिलते हैं उसमें देखें, साइनोसिस आपने ज़रूर देखना है, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन, टार की स्टेनिंग टोबैको का इंडिकेट करेगा। स्मॉल मसल की वेस्टिंग तो नहीं हुई, एपाइकल लंग ट्यूमर इंडिकेट कर सकता है, तो स्मॉल हैंड मसल की वेस्टिंग भी देखनी है। ठीक हो गया। और येलो ब्राउन नेल डिस्कलरेशन तो नहीं हुई, जो कि येलो नेल सिंड्रोम में रेयरली, वास्कुलाइटिस के लिए भी आपने देखना है। ठीक है। अब ट्रेमर्स भी देखने होते हैं, क्योंकि जो बीटा एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर का हाई डोज ले रहे होते हैं तो उनको फाइन ट्रेमर होंगे। एस्टरेक्सिस यानी कोर्स फ्लैपिंग ट्रेमर जो है ना, रेस्पिरेटरी फेलियर में विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन में हमें मिल सकता है एस्टरेक्सिस। फेस पे आ जाएं। फेस में अब आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह हम चेस्ट में वीन्स देख रहे थे ना, तो फेस में भी सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्वेलिंग जनरलाइज हो सकती है, डस्की जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ द हेड, नेक एंड फेस विथ सब कंजक्टाइवल इडीमा। तो ये ट्यूमर इन्वेजन को इंडिकेट कर रहा होता है इन द अपर मेडियस्टिनम। हॉर्नर सिंड्रोम के साइन मिल सकते हैं जो पैनकोस्ट ट्यूमर में होता है, यूनिलेटरल टोसिस, हाइपोहाइड्रोसिस, पिपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन, इनोफ्थेल्मोस। इसके अलावा फेस में आप साइनोसिस देखोगे, सेंट्रल साइनोसिस है टंग वगैरह पे। तो इसके अलावा मेथिमोग्लोबिनीमिया भी की वजह से भी साइनोसिस होती है, ऑक्सीजन के बावजूद भी उसमें साइनोसिस होती है, मेथिमोग्लोबिनीमिया। और इसके अलावा फेस पे आपने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साइन देखने हैं, जॉ को और माउथ को देखोगे कि मैक्रोग्लोसिया, स्मॉल मैंडिबल या लार्ज टॉन्सिल्स वगैरह तो नहीं है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कोई साइन तो नहीं है। ठीक है। फिर आप आते हैं रेलेवेंट में नेक पर। तो नेक में आपने जो चीज़ें देखनी है उसमें आप उसकी जेवीपी देखोगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में बढ़ी हुई होगी। इसके अलावा अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स है तो उसमें भी बढ़ जाती है, या लार्ज पल्मोनरी एम्बोलिज्म में तो जेवीपी आपने देखनी है। सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन में भी जेवीपी अबव द एंगल ऑफ जॉ बढ़ जाती है, तो इसीलिए पल्सिटिलिटी जो है ना वो इनविजिबल होती है, क्योंकि वो अबव द एंगल ऑफ जॉ जो है वो रेज्ड होती है सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन में। तो ये डिफ़िकल्ट होता है जब अगर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एक्सेसरी मसल के तौर पे पेशेंट अपने यूज़ कर रहा है, तो उसमें जेवीपी को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। वैसे आपने जेवीपी भी नेक में देखनी है। नेक में फिर आप ट्रेकिया की डेविएशन ज़रूर देखते हो कि ट्रेकिया जो है वो अवे है फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, क्योंकि अक्यूट टेंशन न्यूमोथोरेक्स में अफेक्ट यहाँ पर अगर पैथोलॉजी होगी तो अक्यूट टेंशन न्यूमोथोरेक्स है तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ट्रेकिया यूँ डेविएट होगा। ठीक है। लेकिन अगर क्रॉनिक लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम हुआ है, लंग का वॉल्यूम जो क्रॉनिकली छोटा हो गया है, लॉस हो गया है, जैसे फाइब्रोटिक स्कारिंग हुई है, कोलैप्स या पोस्ट लोबेक्टमी, न्यूमोनेक्टमी, तो उसमें ट्रेकिया उसी सेम साइड पे डेविएट होगी। ठीक है। इसके अलावा आपने क्रिकोस्टर्नल डिस्टेंस दिखना है, यानी क्रिकोइड कार्टिलेज का स्टर्नल नॉच के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो वो एवरेज उसमें फिंगर्स फिट हो जाती हैं, 3 फिंगर्स याद रखें उसमें फ़िट हो जाती हैं। अगर वो एंगल रिड्यूस्ड है इसका मतलब है यानी हाइपर इन्फ्लेशन के साइंस होंगे, यानी स्टर्नम ऊपर की तरफ जो है अपवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि एंगल रिड्यूस्ड है। नॉर्मल एंगल होगा तो उसमें हमारी 3 फिंगर्स फिट हो जाएंगी। इसके अलावा एक और होता है ट्रैकियल टग। ट्रैकियल टग ना रेयर सिस्टोलिक डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, नीचे की तरफ ट्रैकिया मूव करता है, जो कि एओर्टिक एन्यूरिज्म वाले पेशेंट्स में महसूस होता है कि ट्रैकिया नीचे आ गया है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ट्रैकिया की, ट्रैकियल टग कहते हैं।
लास्ट में आप सर्वाइकल लिम्फ नोड मत भूलिएगा कि मेटास्टेटिक लंग डिजीज़ को ये इंडिकेट कर सकते हैं, लिम्फ नोड ट्यूबरक्यूलोसिस को या लिम्फोमा को, ठीक है, अगर आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड मिल रहे हैं नेक में। ये हो गई नेक की रेलेवेंट एग्जामिनेशन। फिर थोरेक्स पे आ जाएं तो थोरेक्स की भी आपने क्लोज़र इंस्पेक्शन करनी होती है, जिसमें आप स्कार देख रहे हो, स्कार थोरेकोटोमी का या प्लूरल बायोप्सी का कुछ स्कार, ड्रेन का, ठीक है। स्पेशली जो पेक्टोरल फोल्ड होता है उसके नीचे आपने देखना है, लेटरली और पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे स्कार देख रहे हैं। इसके अलावा इंटरकोस्टल इन ड्राइंग, जिसमें टेंजेंशियल लाइट के साथ आपको विजिबल इन ड्राइंग ऑफ स्किन अगर इंटरकोस्टल स्पेसेस पे मिल रही है ड्यूरिंग द फोर्स्ड रैपिड इंस्पायरेशन के दौरान, स्पेशली जिन पेशेंट की रेस्पिरेटरी ड्राइव ज़्यादा होती है, जैसे COPD की एक्सरबेशन वाला पेशेंट है, उसके इन ड्राइंग अगर हो रही है इंस्पायरेशन पे, तो वो आपने ज़रूर चेक करनी है इंस्पेक्शन पे थोरेक्स में। तो थोरेक्स में स्कार और इन ड्राइंग्स देखनी है, ठीक है, इंटरकोस्टल इन ड्राइंग। और नेक पे मैंने आपको बताया कि हमने JVP देखनी है, ट्रैकियल डेविएशन, क्रेकोस्टर्नल डिस्टेंस, ट्रैकियल टग और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इसके अलावा हमने फेस में जो चीज़ें देखनी थी, फेस पे हम सुपीरियर वेना के ऑब्स्ट्रक्शन के जो स्वेलिंग हो जाती है डस्की किस्म की और सब कंजक्टाइवल एडिमा देखेंगे, हॉर्नर सिंड्रोम के साइन, हाइपोहाइड्रोसिस और टोसिस, पिपुलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इनोफ्थेल्मोस, साइनोसिस देखेंगे टंग वगैरह पे, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे मैक्रोग्लोसिया होता है या स्मॉल मैंडिबल, लार्ज टॉन्सिल्स वगैरह के लिए। हाथों पे हमने जो है साइनोसिस, स्टार स्टेनिंग, ये चीज़ें देखी, ट्रेमर्स देखे, फाइन ट्रेमर, कोर्स ट्रेमर, क्लबिंग देखी, ठीक है। और स्किन पे मैंने आपको बताया ना कि सबकुटेनियस मेटास्टेसिस होती है लंग ट्यूमर्स की, तो वो भी देखनी है ज़रूर, ठीक हो गया। बाकी अगर कोई इक्विपमेंट है, मास्क है, नेबुलाइज़र, ये चीज़ें भी देखनी है, स्पूटम पॉट्स, ड्रेन्स, ये सारी हो गए रेलेवेंट, ठीक है, इंस्पेक्शन में हमारा रेलेवेंट। दैट्स इट। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई, जिसके आपने ये लाजमी याद करने है कि आप रेस्पिरेटरी रेट देखोगे, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, शेप ऑफ द चेस्ट, डिफॉर्मिटी, प्रोमिनेंट वेन, पल्सेशन, स्कार्स और चेस्ट की मूवमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट होता है पाल्पेशन।